हेलो डियर फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर आप कुछ ऐसे बनाइए कि निबंध बनाइए कि जिससे यानी कंपटीशन के बच्चों का भी उद्धार हो और जो बच्चे बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनका भी कल्याण हो। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे, वैसे बहुत से स्कूलों में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ऐसे को आज मैं देने जा रहा हूँ। यानी इंग्लिश में ये प्रायः बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में भी। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, इन लिटरेचर एंड सोसाइटी। हिंदी में साहित्य और समाज, या कह लें साहित्य समाज का दर्पण है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दौर में भी आज के साहित्य आज की गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस निबंध को वैसे मैंने कई स्वरूप में उल्लेखित किया है, कई पॉइंट्स में उसको डिवाइड किया हूँ मैं, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। पहली बात तो प्रस्तावना, फिर मैं आऊँगा साहित्य का अर्थ, फिर साहित्य की परिभाषा, फिर साहित्यकार का जो महत्व होता है उसकी बात बताऊंगा, फिर साहित्य और समाज का पारस्परिक जो संबंध है, यानी ऐसे कैसे लिखें, हमारे ऐसे से इसको मालूम कर सकते हैं आप कैसे। मैं डिफरेंट पॉइंट्स में आगे बढ़ रहा हूँ। सामाजिक परिवर्तन और साहित्य, साहित्य की शक्ति और साहित्य का लक्ष्य, साहित्य का समाज प्रभाव, फिर निष्कर्ष में उपसंहार पर आऊँगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा आज मैं अब व्यक्त करने जा रहा हूँ। पहली बात जान लो कि प्रस्तावना पर काल की विषम, ध्यान दें, काल एक अनवरत सत्ता है, एक अलग अनवरत स्वरूप है। आप यह समझ सकते हो, सरिता सिंधु की व्याकुल बाहों में, ध्यान दें इस बात को, सरिता सिंधु की व्याकुल बाहों में लीन हो जाने के लिए दौड़ती चली जाती है। रूपहली चांदनी, और ध्यान दें, रूपहली चांदनी, सुनहली रश्मियाँ सरिता की अलहड़ लहरों पर थिरक थिरक कर उसे मोहित करना चाहती हैं, रिझाना चाहती हैं। किस प्रकार से, ध्यान दें, यह जो स्वरूप है, जो चिंतन है, यही तो साहित्य है। यानी किस तरह से नदी समुद्र में जाने के लिए बेताब रहती है, किस तरह से चंद्रमा की सुनहली किरणें मानो वह सरिता के यानी नदी के सतहों पर नाचने के लिए बेताब रहती है। यही स्वरूप जो है प्राचीन काल से निरंतर अग्रसरित होता चला आ रहा है। यानी मनुष्य जो है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर थिरकता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। तो वास्तव में साहित्य और समाज का बहुत गहरा अर्थ है। मनुष्य ने समाज को बनाया और इसी समाज का विकसित रूप कहीं न कहीं साहित्य होता है। अगर हमें किसी देश को जानना है, किसी समाज को जानना है, तो पहले वहाँ के साहित्य का अगर हम अवलोकन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो साहित्य यानी वहाँ के समाज कितना सभ्य है, वह देश कितना सभ्य है, ये आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसलिए साहित्य जो है समाज को समझने के लिए आवश्यक है। और किसी देश का साहित्य कितना महत्वपूर्ण है, अगर वहाँ समाज के रूपरेखा को देखा जाए, उनके रहन सहन को देखा जाए, तो यह भी मालूम कर लेंगे यहाँ साहित्य कैसा होगा। इसलिए साहित्य और समाज एक दूसरे के यानी पूरक हैं। अगर हम साहित्य जैसे शीशा में चेहरा देखते हैं ना, ध्यान दें, जब दर्पण में हम चेहरा देखते हैं तो हमारे चेहरे में क्या कमियां हैं ये स्वतः मालूम हो जाती हैं प्यारे बच्चों।
वैसे ही किसी समाज में, किसी देश में क्या कमी है, अगर वहाँ के साहित्य को पढ़ा जाए तो आसानी से मालूम हो जाएगा यह समाज कितना विकसित है, सभ्य है अथवा असभ्य है। यह सारी चीज़ें साहित्य से मालूम हो जाती हैं प्यारे बच्चों। इसलिए कहा जाता है, हमारे भारतीय दृष्टिकोण में अगर समझें, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्योसेन च मूर्खाणाम निद्राया कहलेहिन वा। यानी विद्वानों का समय काव्य शास्त्र का और साहित्य को पढ़ने में बीतता है और मूर्खों का समय तो झगड़ा करने में बीतता है। यानी जो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, पाशविक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वे लोग निरंतर झगड़ा करते हैं। तो स्थिति यहाँ यह स्पष्ट हो जाती है प्यारे बच्चों कि साहित्य ही वह मापदंड है जो समाज की रूपरेखा को या किसी देश के विकास की रूपरेखा को तय कर देती है। इसीलिए कहा जाता है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। यानी लिटरेचर जो है समाज का दर्पण है। लिटरेचर पढ़ लो, यानी अगर हम प्रेमचंद को पढ़ लेते हैं, तुलसीदास को पढ़ लेते हैं, प्रसाद को पढ़ लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ लेते हैं, नामदेव को पढ़ लेते हैं, तो अपने आप उस समाज का स्वरूप मालूम हो जाता है प्यारे बच्चों। यानी पूरा मूल स्थिति मालूम हो जाती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ लें तो पूरा उसकी सत्ता, उसका स्वरूप मालूम हो जाता है, समाज का स्वरूप, समाज किस ओर करवट ले रहा है। यानी किसी देश का आचार विचार, वहाँ की भाव भंगिमा, वहाँ का दर्शन, वहाँ की संस्कृति कला, सब कुछ उसके साहित्य से मालूम होता है। इसलिए साहित्य जो है वह सृजन का आधार होता है। अगर सही मायने में देखा जाए, साहित्य जनश्रुतियों की अपनी एक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि साहित्यकार वही लिखता है जो जनमानस की चाहत होती है, जनमानस का इतिहास होता है, जनमानस का स्वरूप होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यही लिखा है। ध्यान दें, जनमानस की चित्तवृत्तियों का स्वरूप ही तो साहित्य है। कितना सुंदर भाव आचार्य रामदास शुक्ल जी ने लिखा है साहित्य के संदर्भ में। अब हम ध्यान दें, साहित्य का अर्थ पर आ रहे हैं। अभी तो प्रस्तावना पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ध्यान दें, साहित्य वह है जिसमें प्राणी के हित की भावना निहित है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने भाव और विचारों को समाज में प्रसारित करता है। इस कारण उसमें सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो उठता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थीगणों, ध्यान दें प्यारे बच्चों, साहित्य वह है जिसमें सबके हित की भावना छिपी हो। सा माने सबका, हित माने मंगलमय, जिसमें सबका मंगलमय हो, जिसमें सबका कल्याण हो जाए, वही साहित्य है। लेकिन अगर मेरे लिखने से किसी कल्याण न हो, समाज यार और बिगड़ जाए, समाज यार अगर भ्रष्ट हो जाए, देश भ्रष्ट हो जाए, देश गलत रास्ते पर निकल जाए, तो मैं तो मानता हूँ वह साहित्य नहीं है। साहित्य रुपए पैसे कमाने का मापदंड नहीं होना चाहिए केवल, कि मैं रुपए कमाने के चक्कर में अपने लक्ष्य को भूल जाऊं, तो साहित्य का उद्देश्य नहीं। जैसे आजकल मीडिया यानी अपने रुपए कमाने के चक्कर में अपने मूल लक्ष्य, सत्य क्या कहना है, राष्ट्र के हित में क्या कहना है, समाज के कल्याण के लिए क्या कहना है, राष्ट्र की संस्कृति को कैसे बचानी है, ये सारा दायित्व मीडिया और साहित्य का है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि साहित्य और मीडिया दोनों ही कहीं न कहीं अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। तो हमें धन लिप्सा में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे जो उत्तरदायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसके क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अभी तो मैंने साहित्य के अर्थ पर अपने विचार व्यक्त किए। अब साहित्य की विभिन्न परिभाषाएं,
साहित्य के संदर्भ में मेरे प्यारे विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। बहुत बड़े विद्वान यानी साहित्य के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी क्या लिखते हैं, वे कहते हैं, उन्होंने विवेचना करते हुए जहाँ लिखा है कि भिन्न भिन्न काव्य कृतियों का समष्टि संग्रह ही साहित्य है। यानी बहुत साधारण स्वरूप दिया उन्होंने कि जितना भी काव्य कृति हो उसको एक जगह संग्रह कर लिया जाए वही साहित्य है। और मुंशी प्रेमचंद जी क्या लिखते हैं, भाई हमारे बहुत बड़े विचारक थे, और मुंशी प्रेमचंद को छोड़ दूँ अगर मैं तो बात तो गलत हो जाएगी ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी क्या लिखते हैं, जीवन की आलोचना, यानी साहित्य को मुंशी प्रेमचंद जी ने जीवन की आलोचना कहा है। ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे पूछे जीवन की आलोचना किसने कहा है तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि साहित्य चाहे निबंध के रूप में हो, कहानी के रूप में हो या काव्य के रूप में हो, साहित्य को हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। यानी जो जीवन की आलोचना और व्याख्या कर दे वही साहित्य है, जो जीवन के बारे में समझा दे हमारे वही साहित्य है। ये बात किसने कहा, भाई हमारे महामहिम यानी मुंशी प्रेमचंद ने बात कही थी। और बहुत बड़े अंग्रेज विद्वान ने क्या कहा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या कहा था साहित्य के बारे में, उन्होंने कहा पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। यानी उन्होंने कहा साहित्य जीवन की आलोचना, यानी जीवन की आलोचना का अध्ययन माना। यानी कमोबेश मुंशी प्रेमचंद के विचार से मिलता जुलता इनका विचार है। वर्सफील्ड नामक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी यही बात लिखी। उन्होंने कहा लिटरेचर इज़ द ब्रेन ऑफ ह्यूमनिटी, यानी साहित्य वह है जो मानवता का मस्तिष्क है। ये बात हमारे यानी बहुत बड़े साहित्यकार किसने, वर्सफील्ड ने लिखी थी। तो कुल विचार में अगर हम देखें ये कह सकते हैं कि राष्ट्र यानी साहित्य वही है जो आम जनजीवन से जुड़ा हो। हमारे साहित्य, कला, कहानी, उपन्यास हमारे जीवन की आलोचना करते हों, लोक मंगल की बात करते हों, वही साहित्य है। साहित्यकार का महत्व, इस विषय पर थोड़ा सा बोल दूं आप लोगों के लिए। साहित्यकार किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दें प्यारे बच्चों। साहित्यकार की जो लेखनी में बड़ी शक्ति होती है, कहा जाता है ना, पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, कलम की शक्ति सबसे मजबूत होती है प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोगों से बार बार कहता हूँ, शक्तिशाली बनो कलम से। कई तलवार वालों पर अपने आप जीत हासिल कर लोगे अगर आप शक्तिशाली हो कलम से, तो बड़े से बड़े लोग पीछे चलेंगे आपके। आज मुंशी प्रेमचंद नहीं हैं, आज तुलसीदास नहीं हैं, जयशंकर प्रसाद जैसे साहित्यकार नहीं हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे यानी टैगोर जी नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको याद करते हैं। क्यों? वह लेखनी की जो ताकत है, आज हम लोग उनको भूल नहीं सकते चाह करके भी, क्योंकि जहाँ साहित्य और समाज की बात आएगी, उनकी रिलेशन की बात आएगी, तो साहित्यकार सबसे प्रबल रूप में आगे रहेगा। कवि और लेखक अपने समाज के मस्तिष्क भी हैं और सुख भी। साहित्यकार की पुकार समाज की पुकार है। साहित्यकार समाज के भावों को व्यक्त कर सजीव और शक्तिशाली बना देता है। वह समाज का, ध्यान दें, जननायक होता है, शुभचिंतक होता है। साहित्यकार जो होता है वह समाज का कल्याण करने के लिए व्याकुल होता है। इसलिए अपनी यानी उसकी जो कृतियाँ होती हैं साहित्यकार की, वो मात्र तो बहाना होता है। उसके माध्यम से, जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है एक जगह पर, साहित्यकार अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से, अपने ताने बाने के माध्यम से, ये सब तो मात्र केवल बहाना है, उसके माध्यम से सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक इन तमाम समस्याओं को हल करते हुए वो आगे बढ़ता है और समाज में व्याप्त समस्याओं को हल करता है। ये कार्य साहित्यकार करता है प्यारे बच्चों। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करूंगा। साहित्य
और समाज का पारस्परिक संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी। लिटरेचर और सोसाइटी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसी बात पर बहुत बड़ी बड़ी बहसें होती हैं हमारे समाज में, ध्यान देने की बात है। साहित्य और समाज का संबंध बहुत गहरा एक दूसरे पर आश्रित है, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी लिटरेचर और यानी साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे कहीं न कहीं पूरक हैं। अगर दोनों को अगर हम जानें तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। साहित्य का सृजन जनजीवन के धरातल पर ही होता है। समाज की समस्त शोभा, उसकी संपन्नता और मान मर्यादा साहित्य पर ही अवलंबित है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशांति या निर्जीवता एवं सामाजिक सभ्यता असभ्यता, निर्णायक यानी सभी कुछ जो दौर होता है वो एकमात्र साहित्य ही है। कवि एवं समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः साहित्य समाज से भिन्न नहीं है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी मस्तिष्क है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत प्रभावशाली शब्द लिखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी साहित्य के बारे में बहुत बड़ी बात लिखी है, यानी कितनी अच्छी बात लिखी। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यानी अगर देखा जाए जनमानस किस ओर करवट ले रहा है, जनमानस में क्या गड़बड़ियाँ आ रही हैं, यह सारी चीज़ें हम साहित्य पढ़ कर करके समझ सकते हैं। हमारे समाज में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सारी पहलू हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। किसके माध्यम से? साहित्य के द्वारा। साहित्य हमारे अमूर्त अस्पष्ट भावों को मूर्त रूप प्रदान कर देता है। यानी जो भाव छिपे हैं, जो भाव गोपनीय है समाज में, उस भाव को भी वास्तविक रूप देता है। और साहित्य समाज के लिए यानी भावों का परिष्कार भी करता है, यानी समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। साहित्य हमारे विचारों को यानी एक गुप्त यानी रूप से शक्ति प्रदान करता है। आज आप देख लो, जिस प्रांत के हों चाहे जिस देश के साहित्य अगर विकसित हैं, वहाँ की जनता भी विकसित है, सभ्य है। लेकिन जहाँ की साहित्य पिछड़ी हुई है, निश्चित रूप से जनता भी पिछड़ी हुई है। साथ ही साथ हम देखें, साहित्य गुप्त रूप से हमारे सामाजिक संगठन, जाति जीवन के विकास में लगातार योगदान देता है। साहित्यकार हमारे, ध्यान दें, महान विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम उन्हें अपने जातीय सम्मान और गौरव के संरक्षक मानकर यथेष्ट सम्मान प्रदान करते हैं। शेक्सपियर और मिल्टन पर अंग्रेजी साहित्य गर्व करता है। कालिदास पर यानी हम भारतीय लोग कालिदास पर, सूरदास जी पर, तुलसीदास जी पर, कबीरदास जी पर, या मुंशी प्रेमचंद पर, जयशंकर प्रसाद पर, या रवीन्द्रनाथ टैगोर पर हम भारतीय लोग भी उन पर गौरव महसूस करते हैं। यानी हमारी भारतीय स्वरूप को, हमारी मनोवृत्तियों को, हमारी सांस्कृतिक स्वरूप का मूल्यांकन निश्चित रूप से हमारा साहित्य करता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं, प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से साहित्य समाज का दर्पण है। और सामाजिक परिवर्तन और साहित्य, यानी समाज में जो परिवर्तन होते हैं ना, ये समाज में जो परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन भी कहीं न कहीं साहित्य दिखाता है। जैसे कहा जाता है ना, साहित्य और समाज का अटूट संबंध तो विश्व के सभी देशों में विराजमान है। फ्रांस की राज्य क्रांति के जन्मदाता वहाँ के साहित्यकार रूसो और वोल्टेयर हैं। इटली में मैजनी के लेखों ने इटली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। हमारे देश में प्रेमचंद के उपन्यासों ने धूम मचा दिया।
यानी प्रेमचंद के उपन्यासों ने हमारे देश के किसानों पर जो ज़मींदार अत्याचार कर रहे थे, हमारी जो सरकारें अत्याचार कर रही थीं, उसका ज़बरदस्त विरोध किया। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। यानी मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लेने से पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था, पूरे देश की सामाजिक व्यवस्था कहीं न कहीं मालूम हो जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ लेने से निश्चित रूप से समाज के वास्तविक प्रतिबिंब मालूम हो जाते हैं। बिहारी को अगर पढ़ा जाए तो उस समय में, यानी जो समय था मध्यकाल का, उस मध्यकाल के समय भाव, भोग विलास या जो समय के जो काम वासना थी या अपने कर्मों से लोग जो उदासीन राजा महाराजा हो गए थे, उसके भावनाओं को भी दिखलाते हैं। यानी बिहारी ने एक जगह लिखा, और बिहारी ने, ध्यान दे, यानी जो हमारे राजा अपनी नवोड़ा यानी नई पत्नी के प्रेम पास में बंधे हुए थे, और बिहारी ने जब यह बात लिखी तो राजा के मन में यानी अपने कर्तव्य की भावना जग जाती है। यह क्या पंक्तियाँ थी, दो ध्यान दें। नहीं पराग नहीं, ध्यान दें, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। यानी अगर इसी तरह से अली के कली में यानी प्रेम में अगर बधे रह गए, आगे क्या होगा तुम्हारा, तो जो होगा होगा, हे राजा इस राज्य व्यवस्था का क्या होगा। यानी किसी राजा को प्रेम के बंधन में बंध करके, भोग विलास में बंध करके अपने कर्तव्य की भावना से वंचित नहीं हो जाना चाहिए। ये बात बिहारी ने जगा दी। ये साहित्य की शक्ति है प्यारे बच्चों। यानी साहित्य क्या कर सकता है, ध्यान दें। साहित्य की शक्ति में अगर हम देखें, निश्चय ही साहित्य असंभव को संभव बना देता है। उसमें तोप, तलवार और बम से, गोले से भी अधिक कहीं शक्ति छिपी रहती है। आचार्य महावीर वीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है एक जगह पर। क्या लिखते हैं? साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वही तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। यूरोप में हानिकारक धार्मिक रूढ़ियों का उद्घाटन साहित्य ने ही किया है। जातीय स्वातंत्र्य के बीज उसी ने बोए हैं। व्यक्तिगत सुंदरता के भावों को भी उसी ने पाला पोसा और बढ़ाया है। पतित देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है। यानी अगर यह साहित्य का ही काम है प्यारे बच्चों, किसी देश को आगे बढ़ाना या पीछे धकेलना। अगर लोग जागरूक हैं तो देश आगे बढ़ेगा। जिस देश के लेखक, जिस देश के कवि अगर राष्ट्रप्रिय हैं, राष्ट्रवादी हैं, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, तो राष्ट्र का विकास कोई रोक नहीं सकता, कोई माइक लाल नहीं रोक सकता। लेकिन जिस देश का लेखक वर्ग अगर भोग विलास में मस्त हो जाएगा, अपने व्यक्तिगत लोभ में मस्त हो जाएगा, स्वार्थ में, भ्रष्टाचार में अगर लेखक वर्ग, साहित्य वर्ग और मीडिया अगर लिप्त हो जाएगी, तो निश्चित रूप से समाज की तस्वीर भी गड़बड़ हो जाएगी प्यारे बच्चों। वही बात यहाँ पर भी है। यह साहित्य की शक्ति मैंने बता दिया। अब साहित्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस विचार पर मैंने अपने पहलू को व्यक्त करूँगा। साहित्य का लक्ष्य, ध्यान दें, क्या होना चाहिए? एक तो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, और कहा जाता है ना, तुलसीदास जी ने लिखा स्वांतः सुखाय परिजन हिताय। साहित्य का लक्ष्य ही मानो रामचरितमानस के शुरू में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि क्या लिखा उन्होंने? स्वांतः सुखाय परिजन हिताय, जिसमें अपना तो सुख हो, आनंद की अनुभूति तो हो, लेकिन पूरे देशवासियों का लोक कल्याण की भावना छिपी हो, वही साहित्य है। अगर मेरे साहित्य के लिखने से आनंद की अनुभूति भी न पैदा हो और लोक कल्याण की बात भी सार्थक न हो, तो मैं तो समझता हूँ उस साहित्यकार को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और उसकी लेखनी में तो भाई, हाँ, रही बात पैसा कमा सकता है, लेखक ने यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया कि निश्चित रूप से मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यकार अगर हम हैं तो हमारे लिए जनता पहले होनी चाहिए, जनता का लोक कल्याण होना चाहिए।
आदर्शवादिता समाज में होनी चाहिए, राष्ट्रीय हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह साहित्य का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। और जो विदेशी साहित्य का जो प्रभाव है उसमें अगर कोई कल्याण है, हमारे लिए विकास की बात है अगर है, तो उससे भी लेना चाहिए। ध्यान दें, दुनिया के साहित्य में जो भी अच्छाइयाँ हों उसे हम लें, उसे हम स्वीकार करें। और साहित्य जो होता है, एक बात याद रखें, पराधीनता से मुक्त होती है। पराधीन विचारों को हम प्रश्रय न दें, पराधीनता से मुक्त हो। साहित्य की विजय शाश्वत होती है। अगर कोई हमें दबाने का प्रयास करता है, दास्तां के श्रृंखला में बांधने का प्रयास करता है, तो अगर हम साहित्यकार हैं तो उन सारे बंधनों को तोड़कर आगे निकलने का प्रयास करें और उस के खिलाफ में आगे बढ़ने का भी प्रयास करें। ये साहित्यकार का, साहित्य का परम लक्ष्य होना चाहिए कि अन्याय को साहित्यकार न सह सके, साहित्य न सह सके। यानी हमें पॉजिटिव विचार में, सकारात्मक पहलू में लेखकों को आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा ना, साहित्यकार के सामने, मीडिया के सामने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। हमें भौतिक सुख तो लेना है, लेकिन भौतिक सुख ऐसा मापदंड न बन जाए कि अपने आदर्शों की तिलांजलि दे करके हम भौतिक सुखों को लें। यह बातें हम लेखकों के लिए, यानी साहित्यकारों के लिए और मीडिया के लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ध्यान दें। अब मैं साहित्य पर समाज का प्रभाव व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। साहित्य पर समाज का प्रभाव, अभी तक आपने देखा कि साहित्य का प्रभाव पड़ रहा था, अब यानी ध्यान दो, साहित्य पर समाज का प्रभाव। अब सत्य तो यह है कि साहित्य और समाज दोनों कदम कदम से मिला कर के चलते हैं। भारतीय साहित्य का उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि की जा सकती है, भारतीय दर्शन सुखांतवादी है। इस दर्शन के अनुसार मृत्यु और जीवन अनंत हैं और इस जन्म में बिछुड़े प्राणी दूसरे जन्म में अवश्य मिलते हैं। यहाँ तक कि भारतीय दर्शन में ईश्वर का स्वरूप भी आनंदमय रूप में दिखाया गया है। यहाँ के नाटक भी सुखांतक ही रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से भारतीय साहित्य आदर्शवादी भावों से परिपूर्ण और सुखांतवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत की सस्य श्यामला भूमि, कल कल का स्वर उत्पन्न करती हुई नदियाँ, हिम शिखरों की धवल शैलमालाएँ, बसंत और वर्षा के मनोहारी दृश्य आदि ने भी हिंदी साहित्य को कम प्रभावित नहीं किया है। यानी हमारी भारतीय जो साहित्य है, यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है हमारे देश की, ये हमारे साहित्य पर, हमारी इस प्रकृति सौंदर्यता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तभी तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पुकार उठते हैं ना, सस्य श्यामला, यानी सस्य श्यामला हमारी भूमि है, साधारण नहीं है। और इसके साथ ही साथ अब मैं उपसंहार की बात करता हूँ यहाँ पर। यानी अंत में हम कह सकते हैं कि समाज और साहित्य में आत्मा और शरीर जैसा संबंध है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शरीर में आत्मा न हो तो शरीर बेकार है यार। भैया आदमी, मरा हुआ आदमी क्या कीमत है? आदमी को तुरंत लोग कहते हैं ना, पहुंचा दो इसको वहाँ पर, या तो कब्रिस्तान में ले जाओ या तो इसको फिर बर्निंग घाट पर ले जाओ, शमशान में ले जाओ। तो कहने का मतलब शरीर और आत्मा दोनों का महत्व है। तो यानी शरीर जो है, अगर समाज है तो आत्मा साहित्य है। समाज और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है, साहित्यकार सामूहिक यानी सामूहिक रूप से कल्याण की बात करें और अपना समाज के लोक कल्याण को, यानी समाज में आदर्श स्थिति बनी रहे, इसके लक्ष्य में साहित्य की रचना हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से हमने एक महत्वपूर्ण निबंध के स्वरूप को मूल्यांकित किया। वास्तव में साहित्य और समाज क्या है, दोनों के बीच संबंध क्या है। एंड लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। धन्यवाद।